हाय गाइस, मैं मनोज दुबे एक बार फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे थे बेटा, सैंपल पेपर सॉल्व कराया। सैंपल पेपर का फर्स्ट पार्ट आपने देखा, उसमें 20 तक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करने का प्रयास किया। अब 21 ऑनवर्ड जितने भी हैं इनको हम लोग आज अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो में फाइनल कर दिया जाए और हमें लग रहा है कि आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। जारी रखो, क्योंकि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुदी से पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी अपने आप को इतना बुलंद कर दो कि खुदा खुद पूछे, भगवान तुमसे खुद पूछे कि बता तेरी मर्जी क्या है, तू करना क्या चाहता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। बेटा पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन देखिए दिया है टॉल्यूइन टू नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन ये है बेटा 21 का फर्स्ट। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। देखिए इसको कन्वर्ट करना बेटा, कन्वर्जन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए टॉल्यूइन बोले तो CH3, जब बेंजीन रिंग से CH3 अटैच हो जाएगा तो उसको बोलते हैं टॉल्यूइन। दिस इज टॉल्यूइन, है ना। अब यहां पर करेंगे क्या, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ द KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट ले लेंगे तो मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा और नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू COOH, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है एल्कलाइन KMnO4। इट इज आल्सो नोन एज बायर रिजेंट। ध्यान दीजिएगा, एल्कली जो KMnO4 का सॉल्यूशन होता है, एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन जो होगा दैट इज कॉल्ड बेयर रिजल्ट्स। तो बेटा ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। फिर क्या क्या है, नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो नाइट्रोबेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करना है तो कंसंट्रेटेड H2SO4 में के प्रेजेंस में आप नाइट्रेशन करा दीजिए। तो नाइट्रेशन कराने पर वो दे देगा COOH मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 पॉइंट पर हमें ध्यान देना है बेटा। एक तो आपको बता दें, यहीं से हमें सीखना है, क्योंकि मैंने बताया था कि टू द पॉइंट हमें डिस्कस करना है और जितना ब्रीफली हमें हो सकेगा इस टॉपिक के बहाने हम सॉल्व करेंगे। देखिए 1, 2, 3 जहाँ सैंपल पेपर करेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि तमाम चीजें क्लियर हो जाती हैं। देखिए आपको बता दें कि अगर यहाँ पर इन केस ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप ले लिया जाए, तब भी ऑक्सीडेशन हम कराएंगे तो जितने भी हैं KMnO4 के प्रेजेंस में जितने भी आपने एल्काइल ग्रुप अटैच किया सभी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहली बात ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3 जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं। दूसरी बात आपको एक चीज मैं बता दूं यहाँ पर कि CH3 के बजाय अगर आपने CH2 कितना भी लॉन्ग चेन ले लो आप, ठीक है ना, यहां पर KMnO4 का जो एल्कली सॉल्यूशन होगा ये ऑक्सीडाइज्ड करके जो बेंजीन रिंग से कार्बन अटैच है उसके रिस्पेक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। दैट इज नॉट डिपेंड अपॉन द लॉन्गेशन ऑफ द चेन, है ना। तो कितना लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन है उस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि डिपेंड करता है कि ऑक्सीडाइज्ड करेगा जो भी कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में। तीसरा पॉइंट, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट आपने, तीसरा पॉइंट क्या सीखा बेटा यहाँ पर? तीसरा पॉइंट आपको ये भी सीख लेना है कि अभी तक आप पढ़े होंगे हेलो एल्केन्स हेलो एरिक्स, एल्कोहल फिनॉल ईथर, है ना, जो भी है सभी क्या देते थे, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। आर्थो यानी 1, है ना, 1, 2 पर अटैच होता था या 1, 4 पैरा डायरेक्टिंग था। बट यहां पर ध्यान दीजिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड मेटा के फॉर्म में दिया है। क्यों? क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग ये होता है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों बेटा मेटा डायरेक्टिंग है, क्योंकि क्लास 11th में आप पढ़े होंगे ये जो होते हैं अभी तक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे, ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे तो आर्थो, है ना, आर्थो
पैरा आर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो इनकी कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा वाले पोजीशन पर ज्यादा होती है, और जब मेटा पोजीशन पर ज्यादा होगी तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब भी अटैक करेगा तो मेटा पर अटैक करता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इस चीज को कि एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, these are meta directing compounds। ओके, आई होप समझ लिए होंगे, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर मैं देखता हूँ आगे। सेक्शन सी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसका 22 क्वेश्चन नंबर। 22 क्वेश्चन नंबर में देखिए दिया क्या है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है कि राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी हाईलाइटिंग ऑल द मटेरियल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग। बेटा ये कह रहा है कि इसमें क्या करना, लेड स्टोरेज बैटरी के पूरे रिएक्शन को हमें दिखाना है और साथ ही साथ हल्का सा हाईलाइट करना है कि क्या कौन सी प्रोसेस कहाँ पर हो रही है, ठीक है ना। इसको हमें एक्सप्लेन करना है। देखिए आपको बता दें कि लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है, लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है दैट इज सेकेंडरी बैटरी। पहली बात आप ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी बैटरी है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंडरी बैटरी क्यों कहते हैं? ऐसी बैटरी जिसको बार बार मतलब डिस्चार्ज होने के बाद उसको रिचार्ज कर सके हम लोग, तो इसको बार बार रिचार्ज किया जा सकता है। घर में चार्जेबल होती है, घर में जो आप डोमेस्टिक बैटरी यूज करते हैं, इन्वर्टर बैटरी, वो यही बैटरी होती है। इवन जो ऑटोमोबाइल्स में आप यूज करते हैं बैटरी, दैट इज ऑल्सो लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है ना। आपको बता दें कि लेड स्टोरेज बैटरी इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि लेड का यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। थोड़ा सा एक कंडीशन में दिखा दूं इस बैटरी में क्या होगा। देखिए इसमें कुछ इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगे होंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स जो होंगे, ये ब्लैक वाला डिफरेंट इलेक्ट्रोड को दिखाने के लिए हमने यूज किया है। तो एक आपका इलेक्ट्रोड्स तो ये हो गया यहां से, और दूसरा इलेक्ट्रोड्स इधर, ठीक है ना, एक इधर आ गया। सपोज करिए ये जो है एनोड है, एनोड मीन्स स्पॉन्जी लेड का बना होता है, स्पॉन्जी लेड का बना हुआ होता है एनोड, ठीक है ना। कैथोड जो है बेटा ये होता है लेड डाई ऑक्साइड, लेड डाई ऑक्साइड PbO2, ठीक है ना। आपको मालूम है कि गैल्वेनिक सेल होता है, तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, उल्टा हो जाता है बेटा, यानी इसका जो एनोड वाला पार्ट है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होगा, जबकि कैथोड वाला पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक उल्टा होता है, पढ़े होंगे आप। यहाँ पर इस तरीके से बेटा एक इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में यूज किया जाता है, दैट इज H2SO4, जिसका कंसंट्रेशन 38% होता है बाय वेट 38% होता है। तो इस तरीके से हम लोग करते क्या है, एक सेल को अरेंज करते हैं। अब इसमें देखिए रिएक्शन किस तरीके से होगा, एट एनोड, एनोड पर अगर देखा जाए तो एनोड पर जो लेड स्पॉन्जी लेड है बेटा, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, ऑलरेडी जो सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड के 2 पार्ट्स होंगे, सल्फेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। तो सल्फेट आयन से रिएक्ट करके PbSO4 का फॉर्मेशन करता है और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़े हो आप कि जहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर ऑलवेज अगर पूछा जाए, देखिए गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अंतर है, उसका कैथोड एनोड प्लस माइनस में भी अंतर होता है, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी क्या होती है। अगर सिमिलरिटी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोनों में सिमिलरिटी यही है कि दोनों के एनोड पर ऑक्सीडेशन और दोनों के कैथोड पर रिडक्शन होता है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, पेन कॉपी लेकर के बैठा कीजिए, ठीक है ना। एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन दोनों तरह के सेल में होगा। यहाँ कैथोड पर क्या बेटा, लेड डाइऑक्साइड जो होता है PbO2 जो है,
या हाइड्रोजन आयन जो इसका होता है उससे रिएक्ट करके PbSO4 का फॉर्मेशन करता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड हो रहा है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है ना। नेट रिएक्शन अगर देखेंगे तो Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 2 गिव्स 2PbSO4 प्लस H2 2H2, ठीक है ना। ये ओवरऑल रिएक्शन होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेड स्टोरेज बैटरी, मैक्सिमम इसी को देता है। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा, या इसका जो सेल पोटेंशियल आएगा, दैट इज, ये भी नोट कर लीजिएगा, 2 वोल्ट होता है। यानी प्रत्येक सेल से आपको 2 वोल्ट मिलेगा। अब इसी तरीके से अगर हमें 4 वोल्ट बनाना है तो क्या करेंगे, इसी को सीरीज सीक्वेंस में अरेंज करते जाएंगे 2 सेल को। फिर इसी तरीके से 12 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो क्या करेंगे, 6 को सीरीज सीक्वेंस में अरेंज कर लेंगे। प्रत्येक सेल से 2 वोल्ट आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। अब एक चीज बताती स्टूडेंट्स को, एक प्रॉब्लम होती है कि एनोड पर कौन सी प्रोसेस होगा, इसको लेकर के कंफ्यूजन रहता है। तो सुपर ट्रिक बेटा लिख लीजिए, आओ सीआर सीआर मतलब क्या हो गया, सीआर को बुलाया जा रहा है। आओ सीआर से क्या होगा बेटा, आ से मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन होगा। ये ध्यान देना, सुपर ट्रिक, ठीक है ना। वर्क करेगी तो इस डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन हो जाता है, ठीक है ना। और इसका पोटेंशियल E0 सेल जान लीजिएगा 2 वोल्ट यहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 23 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए 2-3 क्वेश्चन का स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है ना। इससे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक ही फंडा है, क्या है कि हमें गिवन वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या क्या दिया है बेटा पढ़े, उसको देख लीजिए। तो यहां पर दे रहा है कि 600 केल्विन, यानी टेम्परेचर 600 केल्विन दे दिया, ठीक है ना। तो इस पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई थी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 की वैल्यू कितनी हो गई है, 1.60 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स, यही दिया है। और कहा क्या रहा है बेटा, और क्या दिया है, इट्स एक्टिवेशन एनर्जी मतलब EA क्या है, 209 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 700 केल्विन, T2 भी दे दिया है 700 केल्विन पर। आपको पता करना है, क्या पता करना है, रेट कांस्टेंट। तो K1 दिया है, K2 आपसे पूछ रहा है, सेकेंड रेट कांस्टेंट पूछ रहा है जब टेम्परेचर 700 केल्विन कर दिया जाए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर बेटा R की वैल्यू, गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। कैपिटल R जो होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। जूल केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। देखिए यहाँ पर जूल में यूनिट है, यहाँ किलो जूल में है बेटा, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे जूल में ही, या इसको किलो जूल में कन्वर्ट करें। तो चलिए इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ 209 इंटू 10⁻3, क्योंकि 1 किलो जूल में कितने जूल होंगे, 1000। तो बेटा इसको अगर आप चाहें तो भी लिख सकते हैं 2.09 इंटू 10⁵। अब ये हो गया जूल पर मोल, आपकी एनर्जी हो गई, ठीक है ना, 2.01। क्योंकि जितना हम लेफ्ट ले जाते हैं डेसिमल को, उतना क्या होता है, प्लस पावर लिखते हैं, ठीक है ना। जितना राइट जाते हैं उतना क्या होता है, माइनस। बच्चों को यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो ट्रिक एक याद करना बेटा, रामपाल, रा से होगा बेटा राइट, रा से राइट एंड म से हो जाएगा माइनस, यानी जितना डेसिमल राइट चलेंगे उतना क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और प से हो जाएगा प्लस एंड यल से हो जाएगा लेफ्ट। ये सुपर ट्रिक, देखिए कई सुपर ट्रिक मैं दे करके चल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो रामपाल अगर आपको याद है बेटा, तो राइट चलने पर माइनस चार्ज पावर बढ़ेगा, और जितना लेफ्ट चलेंगे उतना प्लस होगा।
तो हमने क्या किया, डेसिमल यहां से मैंने लेफ्ट गया तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट के लिए प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो सुपर ट्रिक। अब आपको पता करना है K2 की वैल्यू। चलिए एक इक्वेशन पढ़े बेटा, आर्हेनियस, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बोर्ड में डायरेक्ट पूछता है आर्हेनियस इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, तो आर्हेनियस बाबा ने क्या कहा था, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि log K2 बाई K1 जो होता है इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 मल्टीप्लाई करेगा। बात समझ में आ रही है। तो क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन log K2 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। अब चलिए यहां पर आपको वैल्यू पता करनी है, वैल्यू। तो इसको अगर हम ब्रेक करें बेटा तो ये लिख सकते हैं log K2 माइनस log K1, क्योंकि log A बाई B की वैल्यू क्या होती है, log A माइनस log B इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 की वैल्यू मान लीजिए। अभी चलिए एक बार इक्वेशन में बना देता हूं, फिर मैं राइट करूंगा। बेटा ध्यान दीजिएगा, आपको पता किसकी वैल्यू करनी है, K2 की वैल्यू पता करनी है। तो K2 को तो यहीं रोक दीजिए, log K2 है ना। अब ये जो होगा माइनस log K1, तो K1 की वैल्यू कितनी दिया है, K1 की वैल्यू दिया बेटा इतना 1.60 इंटू 10⁻⁻²। ध्यान दीजिएगा, EA की वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी कितना दिया बेटा 2.09 इंटू 10⁵ अपॉन 2.303 R की वैल्यू कितनी है 8.314 लिखवाया हो, ठीक है ना, ये याद कर लीजिए। हालांकि दे भी सकता है एग्जाम में, नहीं देगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इंटू T2 माइनस T1, तो T2 की वैल्यू कितना दिया बेटा, T2 दिया है 700 और T1 कितना था 600, यानी 600 से 700। और आपको पता है कि रेट कांस्टेंट जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रेट कोफिशिएंट पढ़े होंगे कि लगभग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू जस्ट डबल हो जाती है, 2 से 3 टाइम बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा 700 माइनस 600 T1 T2, तो 600 इंटू 700। बात समझ में आ रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखा जा सकता है 2.09 इंटू 10⁵ अपॉन 2.303 इंटू 8.314। यहाँ ब्रैकेट में 700 में 100 घटाएंगे बेटा माइनस 100 हो जाएगा, और यहाँ 4240 हो गया, ठीक है ना। अब इनको देखिए सॉल्व करेंगे ना, इनको सॉल्व करेंगे बेटा ना, तो इनकी वैल्यू जानते क्या आ जाएगी, log K2 है ना, log K2। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसकी वैल्यू पूरा कैलकुलेशन करोगे तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करने पर बेटा इसकी वैल्यू आ रही है 2.599 इनका कैलकुलेशन, ध्यान दीजिएगा 2.599 के अप्रॉक्स आएगा। अब फिर इस मतलब ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करके, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको हम उस साइड भेजे बेटा, इसको उस साइड भेजना तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो log 1.60 इंटू 10⁻⁻² प्लस इतना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका कैलकुलेशन 2.599 के अप्रॉक्स में आएगा। इसको जब हम उस साइड भेजेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है इसकी वैल्यू को अगर हम देखें तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो log 1.60 तो log 1.60 की वैल्यू अप्रॉक्स आती है आप 0.2041। कंफ्यूजन होगा तो log पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख सकते हैं। इसमें log एंटी log पता करना हम बताएंगे, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा 0.2041,
अब इसकी वैल्यू 1.60 की हम कहीं लिख देते हैं, आपको बता दें 1.60 की जो वैल्यू होगी दैट इज 0.2041, ठीक है ना। और ये 10⁻⁻² है, तो इसको जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 और प्लस 2.59। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो log K2 की वैल्यू कितना आ जा रही है 0.831। ध्यान दीजिएगा 0.831 का log K2 की वैल्यू है। जब हम K2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग, जब उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.831। तो बेटा आपको बता दें कि इसका जब एंटी लॉग लेंगे तो 0.831 की वैल्यू जो होती है दैट इज 6.776, ठीक है ना, 776 सेकेंड इनवर्स। यूनिट जरूर लगाना बेटा, नहीं नंबर आधा नंबर कट जाएगा। तो मुझसे मत कहना, मेरे ऊपर दोष मत देना, मैं बार बार कह रहा हूं। तो ये हो जाएगा बेटा कैलकुलेशन करने पर, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इथेनॉल, तो यहां पर क्या करना है, मैकेनिज्म में राइट करना है एथिन टू एथेनॉल। देखिए यहां पर आपको बता दें कि एथिन जो होता है HC डबल बॉन्ड CH। यहां पर जब हम बेटा देखिए हाइड्रोलिसिस कराएंगे किसके प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 एंड CHHOH, ठीक है ना, एथेनॉल में या इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है एथिन है। इसके मैकेनिज्म को राइट करना है। तो देखिए आपके सिलेबस में बहुत लिमिटेड मैकेनिज्म है, लेकिन जो भी मैकेनिज्म है इंपॉर्टेंट है बेटा। अब देखिए वाटर आपने यूज किया, ध्यान दीजिएगा वाटर हाइड्रोजन। ये जो एसिड का प्रोटॉन है, चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर के क्या करेगा अपने साथ जोड़ देगा इसको, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, एक पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा ये फर्स्ट स्टेप में देखा जाए तो इन फर्स्ट स्टेप यहां पे बेटा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, या इसी स्टेप को हम कह देते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स, क्योंकि एल्कीन पर प्रोटॉन ऐड होगा। कैसे ऐड होगा ध्यान दीजिएगा, CH हाइड्रोजन है इसके पास, डबल बॉन्डेड CH। ये जो वाटर है बेटा इस पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है क्योंकि पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है ना। तो यहां पर होता क्या है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा, और जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पॉजिटिव ये बन जाता है, और जब पॉजिटिव बन जाएगा तो यहां से पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। जब इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो कंडीशन क्या बन जाएगी बेटा, कुछ इस तरीके की कंडीशन आएगी कि ये जो प्रोटॉन है अब इससे अटैच हो जाएगा। जब इससे अटैच हो जाएगा तो H है ना। अब आपका कार्बन कैसा हो गया, कार्बन बेटा कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, इसी कहते हैं कार्बोकैटायन। अब दूसरी तरफ क्या हुआ, प्रोटॉन ऐड हुआ, प्रोटॉन यहाँ पर ऐड हुआ और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है। इन सेकेंड स्टेप, तो सेकेंड स्टेप में होता क्या है कि कार्बोकैटायन का जो है हाइड्रेशन होता है बेटा, यहाँ पर वाटर ऐड होता है, यानी हाइड्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का क्या होगा, हाइड्रेशन होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर CH ये बेटा कार्बोकैटायन है, ठीक है ना। इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ध्यान दीजिएगा, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये क्या करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन रीच होगा उस पर अटैक करना चाहेगा।
तो ऐसे सिचुएशन में ये जो है ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको इससे अटैच हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इससे कार्बोकैटायन से अटैच हो जाएगा। और जब कार्बोकैटायन से अटैच होगा तो यहाँ पर HH, यहाँ हो जाएगा OHH। ठीक है ना। अब बताइए कि अब इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहुंच गया, तो ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है ना। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है? 3 स्टेप में रिएक्शन करता है। थर्ड स्टेप में बेटा देखिए क्या करता है, डीप्रोटोनेशन, यानी एक बार प्रोटॉन जुड़ा, दूसरी बार क्या होता है? हाइड्रेशन हुआ, फिर डीप्रोटोनेशन। ध्यान दीजिएगा, डीप्रोटोनेशन। तो अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में होता है डीप्रोटोनेशन, यानी प्रोटॉन यहां से बाहर निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रोटॉन बाहर निकलेगा, HCH। यहां क्या हो जाएगा? अब देखिए, ध्यान दीजिए, प्रोटॉन कैसे बाहर निकलेगा बेटा? ये जो है पॉजिटिव ये है, तो इलेक्ट्रॉन ये जो है हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। जब इसको दे देगा तो वो तो फ्री हो गया। ध्यान दीजिएगा, वो फ्री हो गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन फ्री हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ OH, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट्स है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट्स है। अब होता क्या है, यहीं पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, वाटर आ चुका है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है? इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुअर हो चुका है, पॉजिटिव आ चुका है। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन देकर के अपने साथ फिर से ले लेगा, और जब फिर से ले लेगा तो कहानी कुछ इस तरीके से आ जाएगी, HHH, यहाँ हो जाएगा बेटा CH एंड हियर OH। बस समझ में, OH हो गया। और ये हाइड्रोजन क्या करेगा? वाटर के फॉर्म में बाहर चला गया, फिर से बेटा बाहर गया हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। तो बड़े ध्यान से देखना, इस मैकेनिज्म के 3 स्टेप हैं बेटा, 3 स्टेप हैं, 3 पॉइंट पर ही रिएक्शन करता है। ध्यान दीजिएगा, पहले स्टेप में क्या करता है? फर्स्ट स्टेप में, इस चीज को नोट करना, फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होता है, यानी प्रोटॉन ऐड होगा। सेकेंड स्टेप में अगर देखेंगे तो क्या होता है? कार्बोकैटायन का बेटा हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और थर्ड स्टेप में देखेंगे तो डीप्रोटोनेशन, जो कार्बोकैटायन वाला पार्ट था उसका डीप्रोटोनेशन, यानी यहां से प्रोटॉन बाहर होगा। ठीक है ना। बड़े ध्यान से अगर देखिए तो ओवरऑल रिएक्शन में अगर देखा जाए तो सिर्फ वाटर यूज हुआ है, प्रोटॉन आया फिर बाहर चला गया। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है प्रोटॉन जो होता है एसिड का, एक तरीके से कैटलिस्ट का काम करता है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 24 का अथवा वाला बेटा और पार्ट्स देखते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल से रिएक्शन दिया हुआ है, HI की बात कर रहा है। देखो एक सिंपल सा फंडा ध्यान देना बेटा, ये सिंपल सा फंडा एक चीज ध्यान देना कि 1 डिग्री और 2 डिग्री अगर है, ईथर है, तो हमेशा वो कौन सा रिएक्शन फॉलो करेगा? SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। और 3 डिग्री वाला अगर होगा तो 3 डिग्री वाला क्या करेगा? 3 डिग्री वाला SN1 के मैकेनिज्म को फॉलो करता है। याद करो SN2 की कुछ कहानी ऐसी थी कि लेस हिंड्रेंस, जितना कम हो सके, क्योंकि इसमें बैक साइड से, यहाँ बैक साइड से अटैक करता है रिजल्ट्स। ठीक है ना। तो लेस हिंड्रेंस होना चाहिए। ईथर के लिए बड़ी और शॉर्ट में बता बेटा, तो जो साल्टर एल्काइल ग्रुप होगा, कुल मिलाकर के ध्यान देना, जो साल्टर एल्काइल ग्रुप होगा, साल्टर एल्काइल ग्रुप जो होगा वो हमेशा आयोडीन या हाइलाइड उससे अटैच होगा। SN1 की बात करें तो याद करिए कि SN1 में कहा गया था कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है, और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा तो C पॉजिटिव कौन बनाएगा? जितना ज्यादा एल्काइल साइड चेन होंगे उस पर, जितना ज्यादा साइड चेन होंगे। ठीक है ना, बस ये चीज ध्यान देना। इसके लिए एक सुपर ट्रिक मैं दे देता हूं, सुपर ट्रिक भी ध्यान दो, क्योंकि मनोज दुबे का क्लास ले रहे बेटा, तो सुपर ट्रिक से भरमार कर दूंगा ताकि जिंदगी में कंफ्यूजन न हो। तो सुपर ट्रिक बेटा
स्मार्टर हैलाइड, सुपर ट्रिक, ध्यान देना, स्मार्टर हैलाइड, स्मार्ट, स्मार्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री बेटा, या कंपैरेटिव डिग्री में हमें चलना है। स्मार्टर हैलाइड, अब ध्यान देना, स्मार्टर हैलाइड, हैलाइड स्मार्ट की बात नहीं करता बेटा, बड़े ध्यान से देखना। तो स्मार्ट, ये दो मतलब स्मा, स्मा मतलब हो जाएगा बेटा स्मॉल, और टर्ट मतलब हो जाएगा टर्सरी। यानी हैलाइड ऑलवेज किससे अटैच होगा, टर्सरी वाले से हैलाइड अटैच होगा, या स्मॉल वाले से। 1 डिग्री 2 डिग्री में किससे जुड़ेगा, स्मॉल वाले से, ध्यान दीजिएगा। यानी स्मॉल हाइड्रोकार्बन से क्या होगा, हैलाइड अटैच होगा। तो याद करो स्मॉल पार्ट्स कौन है बेटा, इधर से देखा जाए तो 2 कार्बन, इधर से ज्यादा कार्बन, तो स्मॉल कार्बन पर क्या करेंगे हम लोग, आयोडीन को ऐड कर देंगे। हालांकि इसका मैकेनिज्म कौन सा है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है बेटा। ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पार्ट्स होगा, इस पर नेगेटिव वाला अटैक करेगा, इस पर क्या करेगा बेटा, ये आपका नेगेटिव पार्ट्स होगा तो इस पर हाइड्रोजन अटैक करेगा। तो आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं बेटा, CH3 एंड CH2 बन जाएगा OH प्लस आयोडीन यहां अटैच करेंगे तो CH3 CH2I, है ना। तो क्या हो गया, स्मार्टर हैलाइड, यानी स्मॉल वाले से हैलाइड अटैच होगा, SN2 वाले में क्या होता है, स्मॉल वाले से जुड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से देखिए, तो टर्सरी है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये वाला पोर्शन नेगेटिव हो जाएगा बेटा। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर कौन आने वाला, हाइड्रोजन आने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करेगा, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ठीक है ना। मैं बहुत टाइम किल नहीं करना चाहता बेटा, मैं शॉर्ट टाइम में आपको अधिक से अधिक नॉलेज देना चाहता हूं। यहाँ है CH3 CH2 और यहाँ हो गया CH3 एंड CH3, हाइलाइट यहीं अटैच होगा, हाइलाइट यहीं अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देना, यहाँ पर SN1 रिएक्शन होगा, यानी जितना ज्यादा मतलब एक तरीके से बेटा एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उतना कार्बन पॉजिटिव होगा, और जब कार्बन पॉजिटिव होगा तो कार्बोकैटायन पर नेगेटिव वाला अटैक कर देगा, ठीक है ना। सिंपल सा पढ़ना है। इसके लिए स्मार्टर हैलाइड को ध्यान देना, अगर आपका 1 डिग्री 2 डिग्री अगर है तो स्मॉल कार्बन को सिलेक्ट करिए, स्मॉल कार्बन वाली चेन को सेलेक्ट करिए। टर्सरी अगर है तो हैलाइड कहां जुड़ेगा, हमेशा टर्सरी वाले कार्बन से अटैच होगा। स्मार्टर हैलाइड, आप बहुत बढ़िया ट्रिक है बेटा, ये सुपर ट्रिक। तीसरा पॉइंट ध्यान देना, इसमें तो बेटा कहीं भी आप जान ही रहे हो, है ना। यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर बेंजाइल का क्या बन जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और आयोडीन कहां अटैच होगा, आयोडीन कहां अटैच होगा, CH2I। अच्छा मजे की बात बता दो बेटा, ध्यान देना, अगर इस तरह का कंडीशन दे दिया, क्योंकि मैं बता दूं आपको एग्जाम में ऐसा भी दे देता है, HI या कोई भी हैलाइड लिया तो हाइलाइड हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रुप होता है बेंजीन जो होता है ये ऑलवेज एल्कोहल ही देगा, ध्यान देना। बेंजीन हमेशा क्या देगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन ही अटैच होंगे। आयोडीन आपका ऑलवेज किससे अटैच होगा, इससे अटैच होता है बेटा, एल्काइल ग्रुप से अटैच होता है, ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप से अटैच होता है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिलहाल इसका प्रोडक्ट ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ठीक है ना। फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो 25 क्वेश्चन नंबर में दिया बेटा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ए विच हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर। देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर की अगर हम बात करें तो स्पेशली एरोमेटिक वगैरह होते हैं, क्योंकि ऑर्डर उसमें पाया जाता है, या फिर अल्कोहल वगैरह होते हैं। ऑन ट्रीटमेंट विथ कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म 2 कंपाउंड्स बी एंड सी, ठीक है ना। बी हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इतना। देखिए यहां पर कह क्या रहा है, पहले ध्यान दीजिएगा, कहानी देखिए, ये है कोई कंपाउंड्स ए है बेटा। अब इसमें क्या कर रहा है कि ये जो है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ट्रीटमेंट विथ NaOH। इसको जब NaOH से ट्रीट किया गया बेटा, ध्यान दीजिएगा, NaOH से ट्रीट किया गया तो कह क्या रहा है, 2 कंपाउंड्स फॉर्मेशन करता है B प्लस C, बी एंड सी, ठीक है ना, बी एंड सी। बी का मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया बेटा C7H8O, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया। तो विच ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स बैक ए बेटा, इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, ये कह रहा है कि जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे
तो ऑक्सीडेशन कराने पर ये फिर से ए का फॉर्मेशन करता है, ए का फॉर्मेशन करता है। फिर क्या करा है, कंपाउंड सी इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड सी। कंपाउंड सी इज द सोडियम सॉल्ट, ये सोडियम सॉल्ट है बेटा। तो ए बी सी डी की पहचान करनी है आपको व्हेन इट, ठीक है ना। कहानी और देखते हैं हम लोग आगे। देखिए पहले बात ध्यान दीजिएगा, बी कौन हो सकता है। बी देखिए C7 मतलब कि ऑलरेडी 6 कार्बन, हाइड्रोजन तो कम है, तो एल्केन एल्केन एल्काइन में से तो नहीं आ सकता। बेंजीन की संभावना है बेटा, तो बेंजीन हो गया। एंजाइल एल्कोहल हो सकता है बी, देख लीजिए 6 एक 7 कार्बन, हाइड्रोजन कितना बेटा 6 हाइड्रोजन इधर हो गया है ना। सॉरी इसको तो डिस्प्लेस कर दिया, 1 2 3 4 5 to 7 एक 8 ऑक्सीजन, गुड बी, ठीक है ना। जब बी का हम सोचिए, बी का क्या करें, ऑक्सीडेशन कराने पर आपको ए प्राप्त हो रहा है, तो बताइए ऑक्सीडेशन कराने पर क्या होगा, H2O तो बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड CHO में, यानी यही कंपाउंड्स ए है। बस समझ में आई। तो चलिए अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पर ए से ही हम स्टार्ट करते हैं, अब उसकी कहानी को दोहराते हुए। एल्डिहाइड हमारा ग्रुप हो गया बेटा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो याद करिए ये कौन सा रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, कैनिजारो। यहां पर जब आप रिएक्शन इससे कराएंगे तो 1 मोल अल्फा का, अल्फा हाइड्रोजन लेस होना चाहिए, तो 1 मोल आपको पता है 1 मोल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, COO सोडियम सॉल्ट, कभी सोडियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। और दूसरा क्या हो जाता है, उसके रिस्पेक्टेड एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो बेटा यही आपका बी है और यही आपका सी कंपाउंड्स है, बी एंड सी का फॉर्मेशन किया। फिर क्या कह रहा है, कंपाउंड सी इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड, तो है ये सोडियम सॉल्ट, सही, गुड। व्हेन हीटेड विथ सोडा लाइम एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डी। अब देखिए सी की बात कर रहा है, तो चलिए अब हम सी को लेते हैं। सी को कह रहा है कि जब सोडा लाइम के साथ, सोडा बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम बोले तो चूना के साथ हीट करेंगे तो ये क्या करेगा बेटा, Na2CO3 बाहर कर देगा और बनेगा क्या बेटा, बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। किसका, बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा और बाई प्रोडक्ट दे देगा Na2CO3, बेंजीन। तो इसी को कह रहा है कंपाउंड डी, ठीक है ना। टू यील्ड हाइड्रोकार्बन डी, डिड्यूस द ऑल द कंपाउंड्स। तो बेटा कंपाउंड आपने डिड्यूस किया बेटा, पता कर लिया कि ए कौन होगा, ए कौन होगा, एल्डिहाइड इज ए, बेंजल्डिहाइड, ओके, बेंजल्डिहाइड। बी क्या है, तो बी इज बेंजाइल एल्कोहल, क्या होगा, बेंजाइल एल्कोहल। सी क्या होगा, डिड्यूस करो बेटा, क्या होएगा, COO एंड डी क्या होएगा, बेंजीन बेटा, बेंजीन, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बट 226 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। हाउ मच कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन करंट 5 एम्पियर इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर 45 मिनट्स, ठीक है ना। तो देखो दिया क्या है, पहले गिवन वैल्यू, सबसे पहले मैं बार बार बता दिया आपको, गिवन वैल्यू लिख दिया करो तो तमाम प्रॉब्लम सॉल्व। क्या क्या दे रहा है बेटा, करंट बोले तो आई कितना दे रहा है, 5 एम्पियर, यस गुड, 5 एम्पियर इसका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट 45 मिनट, टाइम कितना दिया है, 45 मिनट। बेटा देखो टाइम को सेकंड में लेना चाहिए, ठीक है ना। 45 इंटू 60 शुभ माना जाता है सेकंड में, ठीक है, यूनिट सेकंड होती है। 6 4 जा 24 और 3 27, इतना सेकंड टाइम आपका हो जाता है। अब क्या कर रहा है, 45 मिनट्स। हाउ मच कॉपर डिपॉजिटेड, कॉपर कितना होगा, यानी अमाउंट ऑफ कॉपर आपसे पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है ना।
देखो कापर का जो मोलर मास है या एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63.5 बेटा ग्राम पर मोल, 63.5 ग्राम पर मोल। अब देखो याद करो, इस जब भी अमाउंट वगैरह पूछ दे बेटा, टेम्परेचर यहाँ पर टाइम और करंट वगैरह दिया हुआ हो, तो कौन सा फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। फैराडे बाबा ने क्या कहा था बेटा, बड़ा अच्छा बात कहा था कि W इक्वल टू ZIT, याद है, Z की जगह पर हम लिख सकते हैं E/F IT, ध्यान देना। इसको बेटा E बाई फैराडे कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 96,500, 487 होता है बट 500 अप्रॉक्स ले लेते हैं, ठीक है ना, इंटू IT, कोई दिक्कत, यही फार्मूला बेटा। अब कुल मिलाकर के E आपको पता करना है, E बोले तो इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। जब भी मास पूछेगा तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अमाउंट बताना। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए फार्मूला बताता है कि उस एलिमेंट का एटॉमिक मास या मोलर मास उस कंपाउंड्स का अपॉन बैलेंसी, एसिड एट बेसिसिटी, बेस एट एसिडिटी। तो कॉपर पर याद करिए कितना होता है, डबल प्लस होता है ना बेटा, तो बाई 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 7 जा 5, ठीक है, ये इक्विवेलेंट वेट हो गया बेटा। इस फार्मूले में पुट कर दो W इक्वल टू Z, तो Z के लिए EIT, तो E की वैल्यू कितनी आ गई 31.75, I कितना है करंट बेटा 5 एम्पियर का, और टाइम कितना है 2700 सेकेंड एंड 96,500। बेटा इनको कैलकुलेट करोगे तो इनको कैलकुलेट करिए, काटिए पीटिए कैंची से, चाहे कुल्हाड़ी से काटो बेटा, किसी से भी काटोगे, 2.4174 के अप्रॉक्स आएगा। इट इज योर आंसर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान देना, इतना सिंपल क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे मिलते हैं। इस 7 क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे कन्वर्जन बेटा, ठीक है ना। तो देखिए कन्वर्जन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। ध्यान दीजिएगा, यहां से ब्रोमोप्रोपेन कहां पर है, CH3CH, यहां पर ब्रोमीन दूसरे पर है, ध्यान दीजिएगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन हो गया। इसमें कह रहा है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन यानी ब्रोमीन को क्या करना है, पहले पर ले जाना है। तो देखिए इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि पहले हमें एल्किन में कन्वर्ट करना होगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजेंट्स आपने यूज किया था हाइलो एल्केन में, KOH एल्कोहलिक, ठीक है ना। तो एल्कोहल क्या होता है, वाटर के फॉर्म में बाहर करना चाहता है। अब KBr बाहर हो गया, इसका पोटेशियम इसके ब्रोमीन के साथ, और एक हाइड्रोजन लेकर के EH2 के फॉर्म में बाहर कर देगा बेटा, ठीक है ना। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, CH3, अब यहां हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आ रही है। फिर से इसको करना क्या है, हमें पहले पर ब्रोमीन को लाना है, ठीक है ना। तो पहले पर ब्रोमीन को लाना है तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड से हम रिएक्शन कराएंगे। तो याद करिए, अगर डायरेक्ट रिएक्शन कराएंगे तो ब्रोमीन कहां अटैच होगा, लेस हाइड्रोजन वाली कार्बन पर, नीले हाइड्रोजन, यानी मार्कोनी काफ जी ने कहा था नी से, उन्होंने कहा कि नेगेटिव पार्ट्स लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन पर अटैच होता है। लेकिन हमें पहले पर अगर लाना है तो यहाँ पर एंटी मार्कोनी काफ रूल्स करना होगा, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी ऑर्गेनिक परऑक्साइड को लेंगे, ऑर्गेनिक परऑक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनी काफ रूल्स। तब क्या होगा, नेगेटिव पार्ट्स किससे अटैच होगा, जिस पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, ऐसे अनसेचुरेटेड वाले से अटैच होगा। और हाइड्रोजन कहां जाएगा, यहां पर CH2 एंड CH2Br, 1 ब्रोमोप्रोपेन। कितना इजी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर मैं चाहता तो इससे एल्कोहल भी बना सकता था। यहां पर एक्वा सॉल्यूशन लेते,
एक्वस सोल्यूशन लेते तो KBr बाहर हो जाता और OH यहाँ अटैक करता, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा करें बेटा कि क्लोरोएथेन टू ब्यूटेन, क्लोरोएथेन CH3CH2Cl, इसको ब्यूटेन यानी 4 कार्बन में कन्वर्ट करना है 2 से। तो याद करिए इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रूल्स था बेटा, दैट इज वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ठीक है ना। वुड्स रिएक्शन में क्या कहा गया है कि जब 2 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विथ सोडियम मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है ना, तो यहां से ये बाहर हो जाएगा और ये दोनों इथाइल कन्वर्ट हो जाएंगे C4H10 में प्लस 2NaCl। याद है मार्कोनिकॉफ रूल्स। अगर सोडियम की जगह पर जिंक ले लेंगे तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो बेटा इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं आपका बेंजीन टू डाइफिनाइल, बेंजीन, बेंजीन में कितने कार्बन होंगे, सिंगल बेंजीन रिंग होगा। अब इसको डाइफिनाइल 2 बेंजीन रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले यहां पर कौन सा रिएक्शन यूज करेंगे, जब डबल करना है तो फीटिंग रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोएल्केन में पढ़े होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोजनेशन करा देंगे। हाइड्रोजनेशन कराने के लिए लेविस एसिड यूज करेंगे, चाहे एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड ले लीजिए या मन करे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, दोनों में से कोई भी लिया जा सकता है। तो ये हाइलाइट क्या करेगा, इससे अटैच हो जाएगा बेटा, बात समझ में आ रही है। क्लोरीन और ब्रोमीन कोई भी हाइलाइट ले सकते हैं यहाँ पर। अब ये क्या करेगा, जब इसका रिएक्शन हम लोग फीटिंग रिएक्शन कराएंगे, फीटिंग रिएक्शन, फीटिंग रिएक्शन मतलब वुड्स रिएक्शन का ही एक न्यू पार्ट्स है। यहां पर सोडियम मेटल लेंगे, सोडियम मेटल लेंगे किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ईथर के प्रेजेंस में। तो दो बेंजीन रिंग अटैच हो जाएंगे और NaX बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर देखिए तो हम यहीं पे बैलेंस कर दे रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 और सोडियम भी कितना हो जाएगा 2, तो सोडियम हाइलाइट बाहर हो जाएगा, 2 बेंजीन रिंग अटैच हो जाएंगे, 2 बेंजीन रिंग म्यूचुअली अटैच हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जब 2 बेंजीन रिंग अटैच हो जाएंगे तो इसको कहते हैं डाईफिनाइल, क्या बोलेंगे, डाईफिनाइल, ओके, डाईफिनाइल या बाईफिनाइल भी इसको बोलते हैं। तो कितना इजी है, स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 28 जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है आपके, करंट, करंट देखिए यहाँ पर गिवन वैल्यू क्या दिया है, करंट दिया है कितना एम्पियर, 0.2 एम्पियर्स, ठीक है ना। और फॉर 3 आवर्स, टाइम कितना है बेटा, 3 आवर्स, है ना, 3 आवर्स दिया है। कैलकुलेट द वेट ऑफ सिल्वर, W पूछ रहा है, W यानी वेट ऑफ सिल्वर पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है ना। एटॉमिक मास इसका कितना होता है सिल्वर का, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर दिया हुआ है, मास ऑफ सिल्वर 108 ग्राम पर मोल, ठीक है ना, इतना दिया हुआ है, या AMU, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया था, इसके पहले भी न्यूमेरिकल्स आया था कि W इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, W इक्वल टू ZIT, याद है Z क्या होता है, केमिकल इक्विवेलेंट। तो Z की जगह पर आपको बताया गया था कि E/F I/T भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। E क्या है, E आपको बताया था मैंने, इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट कैसे पता करेंगे, उसका एटॉमिक मास, सिल्वर का एटॉमिक मास यानी एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर अपॉन वैलेंसी, उसकी वैलेंसी से हम लोग डिवाइड करते बेटा। तो बताइए इसका कितना है, 108, और वैलेंसी कितनी होती है 1, क्योंकि सिल्वर क्या बनाता है, Ag प्लस आयन बनाता है, तो वैलेंसी 1 हो जाएगी। इट मीन्स 108 उसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो W में फार्मूला हम लिख देंगे, W पता करना है हमें सिल्वर का, W ऑफ सिल्वर, तो E की वैल्यू 108
आई की वैल्यू करंट कितना है बेटा 0.2 एम्पियर एंड टाइम कितना है 3 आवर्स। हालांकि इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया कीजिए, सॉरी सेकेंड में। तो 3 आवर्स को जब सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे है ना, तो क्या हो जाएगा 360 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, इतना सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है ना। अपॉन एफ फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, फैराडे कांस्टेंट की 96,500 कूलम। ओके बेटा, इसको हमें सॉल्व करना है। 174 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होगा, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले, फिर आगे हम बढ़ते हैं। सेक्शन डी में देखिए कहानी दिया हुआ है या ब्लॉक से रिलेटेड दिया हुआ है, उसको आप रीड करिए, ठीक है ना, और रीड करके उसके बारे में अच्छी तरीके से स्टडी करें। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म एलॉय जस्टिफाई। एलॉय क्या होती है, पहले आपको ये जानना कि एलॉय क्या होती है बेटा। तो एलॉय जो होती है, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर, ध्यान दीजिएगा, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक मेटल का क्या होता है, मिक्सचर होता है। आप पढ़े होंगे सॉल्यूशन में कि ये जो होता है सॉलिड सॉल्यूशन होता है, इट इज द टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर आ गया तो ऑलरेडी सॉलिड सॉल्यूशन होगा। अब पूछ रहा है कि क्यों बनाना चाहते हैं ट्रांजिशन मेटल, बोले तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। क्यों ट्रांजिशन कहते हैं, क्योंकि यस और पी ब्लॉक के मिडवे कैरेक्टर को शो करता है बेटा, बीच के कैरेक्टर को शो करता है, ठीक है ना, और उनके आउटर मोस्ट 2 सेल इनकम्प्लीट होते हैं। सेम साइज ऑफ द मेटल। जो बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनमें आप देखेंगे तो उनके साइज में बहुत कम वेरिएशन होता है, लगभग साइज सेम बने होते हैं। तो जब साइज सेम बने होते हैं एक दूसरे को, तो करते क्या है, अपने उसके लैटिस से डिस्प्लेस कर लेते हैं और डिस्प्लेस करके इजिली एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, सेम साइज ऑफ द मेटल्स, ठीक है ना, सिमिलर साइज की वजह से ऐसा करता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। ये बहुत बार पूछा है बोर्ड में, ध्यान दीजिएगा, क्यों एटमाइजेशन एंथैल्पी अधिक होती है। तो देखिए एटमाइजेशन एंथैल्पी क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। एटमाइजेशन एंथैल्पी नाम से पता चल रहा है बेटा, यहाँ पर कोई भी आइसो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है उसको एटम के फॉर्म में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को कहते हैं एटमाइजेशन एंथैल्पी। तो देखिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान दीजिएगा कि वैकेंट 2 सेल आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होते हैं, जिसकी वजह से इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे फिर क्या करते हैं, दूसरे एटम को भी कंबाइन करने की स्ट्रांगली बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए ऐसा करता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या होता है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं। क्यों स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि इनके लैटिस जो होते हैं स्ट्रॉन्ग लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड्स शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो पैरामैग्नेटिक बोले तो जानते क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक मतलब होता है बेटा, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स अट्रैक्शन शो करते हैं। अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे तो क्या करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पर अट्रैक्शन शो करते हैं, ठीक है ना। तो पैरामैग्नेटिक के लिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए शो करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास 1 और मोर देन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
देखिए इसके लिए ट्रिक मैं बता देता हूं, सुपर ट्रिक। यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश मत कहिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यू से हो जाएगा अनपेयर्ड, अनपेयर्ड, और पी से क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक, यानी जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पैरा मैग्नेटिक होते हैं। ठीक है ना, तो आई होप समझ रहे होंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। ट्रांजिशन और में दिया हुआ है, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मेनी कंपाउंड्स एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट, गुड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो क्यों गुड कैटलिस्ट होते बेटा, कैटलिस्ट मतलब ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं बट स्वयं चेंज नहीं होते रिएक्शन के ड्यूरिंग, उन्हें हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। तो कह रहा है कि गुड कैटलिस्ट क्यों होता है, रीजन देना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए दो रीजन माना जाता है। एक तो ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इसके पास होते हैं, तो जिसकी वजह से बाहर से भी एलिमेंट्स को कंबाइन करने की टेंडेंसी इसकी होती है। और दूसरी बात, इसके पास दो आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होने की वजह से सरफेस बहुत ज्यादा होता है, सरफेस भी बहुत ज्यादा होता है, यानी मोर सरफेस एरिया, ध्यान दीजिएगा, मोर सरफेस एरिया। तो ये दो पॉइंट हम कर सकते हैं, एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनके पास बहुत ज्यादा होते हैं, दूसरा क्या होता है, मोर सरफेस एरिया। ठीक है ना, तो आई होप आप समझ लिए होंगे। सेक्शन डी जो है 29 क्वेश्चन नंबर भी फाइनल हुआ, स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 30 भी आपका CBQ है, केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना, 4 नंबर के भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहाँ पर बेटा बता दें कि रीड द फॉलोइंग, अब वो कहानी पढ़िएगा। ठीक है ना, कहानी आप पढ़िए, हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है कि द एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड शो व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। देखिए एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन में आपको बताया हूं, सॉल्यूशन का ब्रीफली स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो देखिए सॉल्यूशन क्या, एजियोट्रॉपिक क्या होते हैं कि एक तरीके से मिक्सचर होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, बट एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद उनको हम अलग नहीं कर सकते, दोनों एक साथ बॉइल करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। तो ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, जो एक दूसरे में मिलने वाले सॉल्यूशन होते हैं, लिक्विड है, वो किस तरह के डेविएशन को शो करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको बताया था बेटा कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग दो तरह के हो सकता है, एक तो पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव में भी पॉजिटिव डेविएशन हो सकता है, और नेगेटिव डेविएशन। ठीक है ना, दो तरह के डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, किसके, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। पॉजिटिव वाले में क्या होता है कि इसमें आपने देखा था तो सारी चीजें प्लस में आने लगती हैं, नेगेटिव वाले में क्या होता है, सारी चीजें नेगेटिव में आती, माइनस में आती हैं। ठीक है ना, तो ये पहला पॉइंट हो गया बेटा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि द एजियोट्रॉप मिक्सचर ऑफ वाटर एंड HCl, देखिए दो चीजें ली गई है, H2O एंड HCl। ठीक है ना, बॉइल एट, इनके जो सॉल्यूशन बन रहा है बेटा, एजियोट्रॉप्स जो बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसके एजियोट्रॉप्स की बात कर रहा है, कितने पर बॉइल कर रहा है, 108.5 डिग्री सेल्सियस। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शोन बाय द सॉल्यूशन, है ना, किस तरह का सॉल्यूशन शो किया जा रहा है बेटा। वाटर का कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, और HCl का कितना होता है, HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है 5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन वाटर का है, प्योर सॉल्वेंट का है, उससे भी अधिक हो गया और इससे भी अधिक हो गया। ये दोनों से जब अधिक हो जाएगा तो इसका नाम होता है मैक्सिमम बॉइल एजियोट्रॉप्स। मान लीजिए यहां नहीं पूछा है, लेकिन आप चाहते तो इसको भी बता सकते हैं कि किस तरह का शो कर रहे हैं, मैक्सिमम बॉइल एजियोट्रॉप्स, यानी इनमें क्या होता है कि जो एजियोट्रॉप्स बनता है उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होगा। ठीक है ना,
बेटा आपको बताया गया है, सॉल्यूशन में देखेंगे तो वहां मैंने बताया है कि बीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वीपी, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती है। एजियोट्रॉप्स कैसा है, मैक्सिमम बॉइल वाला है। तो वेपर प्रेशर कैसा होगा, वेपर प्रेशर कैसा होगा, मिनिमम, उल्टा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम वेपर प्रेशर होगा। और जब वेपर प्रेशर मिनिमम होता है तो कौन सा डेविएशन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन। आपका क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि किस तरह का डेविएशन शो करेगा राउल्ट्स लॉ से। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही है तो वेपर प्रेशर कम होगा, और जिसका वेपर प्रेशर कम होगा दैट इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ शो करता है बेटा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन मत करिएगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड में, ठीक है ना। हमने बार बार मैंने बताया कि मुझे सिर्फ बेटा उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, ताकि कई तरह के क्वेश्चन अगर पूछे तो आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि किस तरह का एजियोट्रॉप्स है, ठीक है ना। अगर यही बॉइलिंग पॉइंट इसका कम इन दोनों से हुआ होता तो उसको कहते हैं मिनिमम बॉइल एजियोट्रॉप्स। ओके, व्हाट टाइप ऑफ द सॉल्यूशन, देखो पता कल एक नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। डज दिस सॉल्यूशन बिहेव एज आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन अगर है बेटा, तो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन ये हमेशा ध्यान देना कि एजियोट्रॉप्स जो होते हैं दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हमेशा याद रखिएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। तो पूछ रहा है तो कह दीजिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अब थर्ड में स्टार्ट करने चल रहा हूं, डू आइडियल सॉल्यूशन फ्रॉम एजियोट्रॉप्स। क्या एजियोट्रॉप्स पूछ रहा है, क्या एजियोट्रॉप्स आइडियल सॉल्यूशन जो है, आदर्श विलियन है, वो शो करेंगे। नो, अभी तुरंत बताया, नो नहीं कर सकता। आइडियल सॉल्यूशन कौन शो एजियोट्रॉप्स कौन शो करेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उनको कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर शोन एजियोट्रॉप्स, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा बेटा। अब आर वाला भी दिया है, चौथा क्वेश्चन दे रहा है कि आर में आउट ऑफ प्योर लिक्विड एंड एजियोट्रॉप्स शोइंग पॉजिटिव डेविएशन विच वन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, है ना। पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है बेटा, तो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो देखिए पॉजिटिव डेविएशन है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम वीपी शो करेगा। पूछ रहा है डू आइडियल सॉल्यूशन आउट ऑफ प्योर लिक्विड एंड एजियोट्रॉप शोइंग पॉजिटिव डेविएशन विच वन हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए तो द बीपी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड जो होगा, प्योर लिक्विड जो होगा उसका अधिक होगा, इज हायर, इज हाई, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग नए सेक्शन, लास्ट सेक्शन की तरफ चल रहे हैं, सेक्शन ई। देखिए यहाँ पर 31 क्वेश्चन नंबर में पूछ रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि अ एल्डोपेंटोज नेम राइबोज एंड 2-deoxyराइबोज आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लिक एसिड, व्हाट इज देयर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान दीजिएगा बेटा, पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है, तो इनके जो स्ट्रक्चर होंगे थोड़ा सा उसकी हम बात कर दें। OH H OH H OH, फिर क्या हो जाएगा H एंड CH2OH, ठीक है ना, CH2OH, या इधर कर लीजिए CH2OH। ये स्ट्रक्चर हो गया। ये किसका है, ये बेटा है R यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी यू कह सकते हैं कि इसमें राइबोज शुगर का है, राइबो शुगर का है, राइबोज शुगर या राइबो पेंटोज शुगर। बेटा ये कैसा होते हैं, बीटा, कैसा होते हैं, ये बीटा कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना।
अब देखिए डीएनए की जो पेंटोज शुगर होता है बेटा, उसमें क्या अंतर है, दोनों में देखिए अंतर। कभी स्ट्रक्चर दे देगा तो एच ओ एच, अब देखिए यहां से एक ऑक्सीजन जो दूसरे वाले से एक ऑक्सीजन कम हो जाता है, इसीलिए इसका नाम होता है डीऑक्सीराइबो। शेष वही कहानी रहेगी जैसा कि उसमें रहा है, HCH2OH। दोनों में देखिए सेम है सिमिलरिटी, बस यहाँ ऑक्सीजन में वेरिएशन है। ध्यान दीजिएगा, इसके पास ऑक्सीजन है और इसके पास ऑक्सीजन ही हट जाता है। ए डीऑक्सी राइबो शुगर है। बड़े ध्यान से देखना, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, बड़े ध्यान से देखना बेटा। स्ट्रक्चर भी समझ लीजिए, दोनों के स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कह रहा है कि व्हाट इज देयर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों में कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो देखिए बीटा कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है, क्योंकि OH के किधर है, ऊपर की तरफ एक तरीके से, ठीक है ना। इसमें भी बीटा, तो आर बीटा डी कॉन्फ़िगरेशन, सो बीटा डी कॉन्फ़िगरेशन। ये दोनों में सिमिलरिटीज हैं, यही पूछ रहा है, ठीक ना, कि क्या सिमिलरिटी दोनों में है। तो दोनों क्या है, बीटा डी कॉन्फ़िगरेशन वाले सीरीज के कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या करा है कि व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें, न्यूक्लिक एसिड की बात करें बेटा, तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स बनते हैं, 3 कंपोनेंट्स बनेंगे। कौन कौन, पहला पेंटोज शुगर बनेगा, डीएनए में चलेंगे तो डीऑक्सीराइबो शुगर होगा, और इसमें क्या होगा, राइबो आरएनए में, ठीक है ना। पेंटोज शुगर होता है। सेकेंड वन इज नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस 5 तरह के होते हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। इसको प्यूरिन एंड pyrimidine में क्लासिफाइड किया गया है। तीसरा जो होता है दैट इज फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, ध्यान दीजिएगा, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये 3 तरह के बेटा कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उसमें, ठीक है ना। विदाउट टाइम किल किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला क्या कर रहा है, नेम द sugar present in milk, how many monosaccharides units are present in its, what are such oligosaccharides called। यानी ये जो आपका शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में पूछ रहा है कि कौन सा शुगर पाया जाता है। तो देखिए मिल्क में आपको बता दें तो मिल्क में जो शुगर है दैट इज लैक्टोज शुगर। कौन सा शुगर, लैक्टोज शुगर। पूछ रहा है किस तरह का ये ओलिगोसैकेराइड्स है, तो ये डाइसैकेराइड्स होता है। कैसा होता है, डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स बोले, सैकेराइड्स बोले तो ये क्या करेगा, जब बेटा इनका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो 2 मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होता है। पूछ रहा है कौन से 2 मोनोसैकेराइड्स बनेंगे, ये भी आपसे पूछ रहा है। तो लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस। ध्यान दीजिएगा ये डाइसैकेराइड्स है, ठीक है ना। जब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस में ब्रेक होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है ई में कि डी में कि इज न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड आर द सेम। देखिए अब खुद कंपैरिजन करिएगा बेटा, न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड पहले। तो न्यूक्लियोसाइड में देखिए 3 तरह के नाइट्रोजन मतलब कंपोनेंट्स मैंने बताया था। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, इसके पास 2 चीजें पाई जाती है, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। तो ध्यान देना ये 2 चीजें जब पाई जाती है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अच्छा न्यूक्लियोसाइड मतलब न्यूक्लियस में पाया जाता है। साइड क्यों कहा गया, तो साइड मतलब कि 3 कंपोनेंट्स में से फास्फेट जब साइड कर दिया जाए, यानी साइड मतलब अलग। ट्रिक ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोसाइड जब कहे तो इसका मतलब फास्फेट को हम साइड में कर देंगे, अलग कर देंगे, ठीक है ना। अब दूसरा होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, टाइड मीन्स क्या होता है, बांधना एक तरीके से, ठीक है ना, टाई करना।
तो यहाँ पर बांधना यानी कहने का मतलब जब सभी को हम बांध दें बेटा, कंबाइन कर दें, तो हो जाता है टाइड। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन कौन होगा, एक तो नाइट्रोजनस बेस आपके हो जाएंगे, दूसरा क्या होगा, पेंटोज शुगर होगा, पेंटोज शुगर, एंड अब यहां पर फास्फेट ग्रुप भी आपका जुड़ जाता है। फास्फेट ग्रुप भी जब अटैच हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। बड़े मजे की बात बता दूं तो कुल मिलाकर के न्यूक्लियोटाइड क्या है बेटा, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों कहेंगे न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट ग्रुप। ये भी हम कर सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट ग्रुप को जब अटैच कर देंगे तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। देखिए बड़ा सुपर ट्रिक मैंने बता दिया बेटा कि न्यूक्लियोसाइड, ध्यान देना, जब फास्फेट को हम साइड कर दें, अलग कर दें, तो न्यूक्लियोसाइड होगा, और जब फास्फेट को टाई कर दे बेटा, बांध दे, तो न्यूक्लियोटाइड होगा। अच्छा, इसीलिए एक और क्वेश्चन पूछ रहा है डी में कि क्या दोनों सेम है। पहले क्वेश्चन देखिए, क्या दोनों सेम है, नो, बोथ आर नॉट सेम। क्यों, क्योंकि अंतर कहां पर है कि न्यूक्लियोसाइड में आप कह सकते हैं फास्फेट ग्रुप इज अब्सेंट, बट न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब इनके रोल क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, दोनों के रोल की अगर हम बात करें तो दोनों का रोल है बेटा, बोथ आर कॉजेज ऑफ कैंसर। कॉजेज ऑफ कैंसर, दोनों क्या होते हैं, कैंसर का एक कारक होते हैं बेटा, फैक्टर है ना। अनकंट्रोल्ड कंडीशन में क्या करते हैं, कैंसरस हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये डी पार्ट्स रहा। ई पार्ट्स में देखिए क्या कह रहा है कि वाई कैन नॉट विटामिन सी स्टोर्स इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में क्यों स्टोर्ड नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपको बता दें कि एक क्वेश्चन मैं पूछूं कि विटामिन सी की अगर बात आ रही है कि वो कौन सा सब्सटेंस है, पदार्थ है, इसको खाने से बेटा वो अपने विटामिन का नाम कहवा लेता है। जानते हो कौन सा पदार्थ है, ग्रीन चिली, हरी मिर्च। हरी मिर्च काट के देखो, खुद ही बता देगा कि सी यानी विटामिन सी मेरे अंदर है। ध्यान देना, सी विटामिन सी बता देता है, ठीक है ना। तो विटामिन सी की बात आ रही है, क्यों करते हैं, तो देखिए आपको बता दें कि विटामिन को दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में कौन आते हैं बेटा, बी एंड सी, और फैट सोल्यूबल कौन होंगे, फैट सोल्यूबल जो फैट में सोल्यूबल होते हैं, दैट इज ए डी ई के। तो देखिए सुपर ट्रिक, ध्यान दीजिएगा, WBC ट्रिक याद कर लेना, WBC यानी W से वाटर में B एंड C सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल कौन है, B एंड C, ठीक है ना। और यहाँ पे कौन हो जाएगा, एडेक जो होते हैं फैट्स में सोल्यूबल है। तो सोचो बेटा कि ये क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल है, तो वाटर में सोल्यूबल है तो यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से एक्सक्रीट कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो जब यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे तो हमें क्या होगा, विटामिन सी की तो आवश्यकता पड़ेगी ना, विटामिन सी की, इसलिए हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता क्योंकि इट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड एक्सक्रीटेड एज ए यूरिन इन फ्रॉम आवर बॉडीज। ओके, तो हमें लेना पड़ता है इनको विटामिन सी। अब आपको लगता होगा कि अगर मान लीजिए हम कुछ नहीं ले रहे हैं, न तो सिट्रस फ्रूट ले रहे हैं, तो कैसे में मिल जाता होगा, तो सब्जी में आप चिली का यूज करते हैं ना, ग्रीन चिली, दैट इज द सोर्सेस ऑफ द विटामिन सी, वहां से आपको मिल जाएगा, घबराइएगा मत। ड्यूरिंग कर्डलिंग ऑफ मिल्क व्हाट हैपेंस टू शुगर प्रेजेंट इन, बेटा जो शुगर है कर्डलिंग कराएंगे तो क्या होगा, तो मिल्क में कौन सा शुगर है, मिल्क में कौन सा शुगर है, लैक्टोज, और जब कर्डलिंग कराएंगे तो क्या होगा, खट्टा हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या, व्हाट विल हैपन टू शुगर प्रेजेंट इन, यानी जो शुगर है उसमें क्या होता है, तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही ना, जब कर्ड में कन्वर्ट होगा बेटा, दही में जब कन्वर्ट होता है, तो दूध से दही जब बनता है तो लैक्टोज शुगर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी पार्ट्स, तो देखिए इसी पार्ट्स का जो दिया है जी वाले में, कह रहा है कि अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, देयर आर 5 OH ग्रुप इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बेटा 5 OH ग्रुप हैं, इसको प्रूफ करना है।
तो देखिए हम दो तरीके से रिएक्शन करा सकते हैं। एक तो एसिटिल क्लोराइड भी ले सकते हैं बेटा, ठीक है ना, 5 एसिटिल क्लोराइड भी ले सकते हैं। तो जब 5 एसिटिल क्लोराइड लेंगे तो 5 हाइड्रोजन क्या करेंगे, HCl के फॉर्म में बाहर चले जाएंगे और ये COCH3 इससे अटैच हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड से कराइए। तो देखिए ए पार्ट्स जो है ब्रेक हो जाएगा और यहाँ 5 हाइड्रोजन 5 CH3 COOH से जुड़ जाएंगे, जो कि एसिटिक एसिड का कन्वर्जन कर देंगे और ये 5 COCH3 ग्रुप इससे अटैच हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के निकलने के बाद क्या लेफ्ट बचा, CHO COCH3 जुड़ जाएगा, यानी ग्लूकोज पेंटा एसिटेट का फॉर्मेशन करता है। ये प्रूफ करता है कि देयर आर 5 OH ग्रुप आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज स्ट्रक्चर। ये भी करेंगे तो पेंटा एसिटेट ही देगा, बाई प्रोडक्ट HCl दे देगा, ठीक है ना। तो इन दोनों से बेटा हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ये पहला पार्ट है। सेकंड कह रहा है कि ग्लूकोज जो होता है इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। हम कैसे कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर है, तो ध्यान दीजिएगा, ये स्वयं क्या करता है, ये स्वयं ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। बड़े ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब रिएक्शन है। यहाँ पर आप टॉलेंस रिजेंट्स ले लीजिए। टॉलेंस रिजेंट्स को शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं बेटा, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड जो रिएक्शन करता है। या फेलिंग सॉल्यूशन ले लेंगे तो ये करेगा क्या, ऑक्सीजन तो इससे अटैच हो जाएगा और Ag को बाहर कर देगा, यानी हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे तो COOH का होल टेट्राइस एंड CH2OH, ठीक है ना। बस एक जगह चेंजिंग हो रहा है, COOH यहाँ बना लिया। और ये जो सिल्वर है, ये सिल्वर मिरर, रजत दर्पण, सिल्वर मिरर है ना, प्रेसिपिटेट बना लेता बेटा इसका, एक तरीके से क्या बना लेगा, PPT सिल्वर मिरर। और ये बना, इसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। यानी कहने का सेंस हो गया कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो है ये टॉलेंस रिजेंट्स को सिल्वर मिरर में रिड्यूस कर दिया, ठीक है ना, और स्वयं ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो कह रहा है कि प्रूफ करिए कि रिड्यूसिंग शुगर है, तो रिड्यूसिंग शुगर है। इसी तरीके से फेलिंग सॉल्यूशन को भी क्या करता है, रेड कलर के क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो जी पार्ट्स भी आपने ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन से, एक पहले वाला। तो चलिए अब सेक्शन ई का हम लोग 32 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यह है लिस्ट वेरियस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पॉसिबल फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स गिवन इन एग्जांपल ऑफ ईच। देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि कितने तरह के कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कितने तरह की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, ऑर्गेनिक से बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत टिपिकल पॉइंट नहीं है। देखिए आपको बता दें कि आइसोमेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल आर डिफरेंट, ठीक है ना, कहानी वही है। अब देखिए आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो उनको दो पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन कौन होंगे, स्ट्रक्चरल एंड स्टेरियो। स्ट्रक्चरल की बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होंगे वो डिफर होंगे। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि उनकी अलग अलग कंडीशन बनती है। इसके बेस पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम लोग 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड करेंगे, कोऑर्डिनेशन, हाइड्रेट और सॉल्वेट, एंड थर्ड वन इज लिंकेज, एंड फोर्थ वन इज आयोनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये 4 तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं। इनके लिए ट्रिक मैं बता दूं आपको लर्न करने का, तो इनके लिए कोहली क्या यूज करेंगे, कोहली, को से कोऑर्डिनेशन, H से हाइड्रेट, L से लिंकेज एंड H से आयोनाइजेशन। ये 4 तरह के बनते हैं। देखिए जैसा कि इसके नाम से पता चला, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे, बट इसमें होता क्या है कि जो लिगेंड्स हैं और उनसे जुड़ा हुआ सेंट्रल मेटल में वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है ना, यानी सेंट्रल मेटल्स जो होते हैं एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे बड़े ध्यान से देखिएगा, CONH3 का होल 6 एंड CrCN6, इसमें सेंट्रल मेटल क्रोमियम है, इसका कोबाल्ट है, यहाँ लिगेंड साइनाइड है, यहाँ अमोनिया है। अब यहाँ क्या होगा, ठीक उल्टा हो जाएगा।
एक क्रोमियम अगर इसके साथ अटैच हो जाए और कोबाल्ट क्या करे इसके साथ अटैच हो जाए, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इसको बोलेंगे। देखिए यहाँ Cr अमोनिया से हो गया और कोबाल्ट यहाँ पर, ठीक ना। इसी तरीके से हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म की बात करें तो यहाँ पर वाटर जो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स है उनमें वेरिएशन आएगा, यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं कुछ बाहर चले जाएंगे और बाहर के जो काउंटर आयन है वो अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। हाइड्रेट मतलब वाटर, सॉल्वेट मतलब सॉल्वेंट। तो यहाँ पर देखिए वाटर में वेरिएशन होगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। कितने वाटर हैं? 6 वाटर हैं, क्लोरीन 3 है। अब क्या होगा कि एक क्लोरीन अंदर आ जाए और एक वाटर क्या करे बाहर चला जाए, तो देखिए H2O5 और एक क्लोरीन अंदर आ गया, तो अब बचा कितना? 3 में से 2 क्लोरीन बचेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चला गया, ठीक है ना। देखिए अधिकांशतः दे देता है, पूछता है कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वाटर की वजह से चेंजिंग हो रही है, सो इट इज कॉल्ड हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। थर्ड वन इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज मतलब क्या होता है? जुड़ना। लिंक मतलब जुड़ना। यहाँ पर देखिए पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि यहाँ पर कोई न कोई एम्बीडेंटेट लिगेंड्स आएगा, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट बोले तो ये क्या होते हैं? दोनों साइड से अटैच होने की टेंडेंसी रखते हैं, बट इनके पास एक बार में किसी एक साइड से अटैच होंगे, ठीक है ना। जैसे साइनाइड हो गया, थायोसाइनाइड हो गया, इसमें सल्फर भी हो सकता है, भी हो सकता है। नाइट्रो में नाइट्रोजन आ सकता है, नाइट्राइड बेटा ON है ना, O। तो यहाँ ऑक्सीजन भी आ सकता है। तो इस तरह के कंडीशन को हम लोग कहेंगे एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। तो इसमें एम्बीडेंटेट के जुड़ने का क्रम जो होता है वो चेंज हो जाएगा। देखिए बड़े ध्यान से, CuNH3 NO2। NO2 क्या है? एम्बीडेंटेट। नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन भी कर सकता है। अब देखिए कोई चेंजिंग नहीं, बड़े ध्यान से देखिएगा, कोई चेंजिंग नहीं किया है। यहाँ नाइट्रोजन अटैच हो रहा है सेंट्रल मेटल से, यहीं पर क्या हुआ? ऑक्सीजन अटैच हो गया। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम थायोसाइनाइड लेता तो यहाँ यस अटैच होता और यहाँ पर मैं क्या कर देता NCS। इसको हम लोग कहेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। चौथा जो होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नाम से पता चल रहा है यहाँ में आयन में वेरिएशन होगा। कैसे आयन में वेरिएशन होगा? जो काउंटर आयन है, ध्यान दीजिएगा, काउंटर आयन है ना, काउंटर आयन क्या करेगा? अंदर चला जाएगा और यहां से एक लिगेंड्स बाहर चला जाएगा, यानी आयन में एक्सचेंजिंग होती है। इसको कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बड़े ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को। सल्फेट काउंटर आयन है, ब्रोमीन एज अ लिगेंड्स बिहेव कर रहा है। अगले स्ट्रक्चर में देखिए, अगले स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? सल्फेट अंदर आ गया है ना, काउंटर आयन अंदर आ गया और एक ब्रोमीन बाहर चला गया। तो अगर इस तरह के कंडीशन होंगे तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो आई होप आप इजीली इसको समझ लिए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, और बहुत इजी है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे तरह का आइसोमेरिज्म हम देखेंगे, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म में वही कहानी है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला आर आल्सो सेम, वो भी सेम होगा, लेकिन उनके जो स्पेशियल अरेंजमेंट होते हैं उनमें चेंजिंग आ जाएगी, ठीक ना। तो यहां ध्यान दीजिएगा, दो तरह के ये भी हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल ऑर्गेनिक की तरह। ज्योमेट्रिकल में क्या होता है? ज्योमेट्री में चेंजिंग होगी। इसका देखिए बहुत सिंपल है, इसको पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है। अगर बेटा दो लिगेंड्स, दो सेम लिगेंड्स अगर 90 डिग्री पर है, ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री पर आते हैं तो उसे आप कहेंगे सिस। और जब वो दोनों लिगेंड्स एक दूसरे क्या होते हैं 180 डिग्री पर होंगे तो उसे कहते हैं ट्रांस अपोजिट, ठीक है ना। तो देखिए यहां हम एग्जांपल लेते हैं प्लेटिनम, यानी PtCl4 का एग्जांपल ले रहे हैं। यहां देखिए प्लेटिनम क्या है? सेंट्रल मेटल हमारा सेंटर पर है, दो क्लोरीन सेम टाइप के, देखिए यहां इनके बिटवीन अगर देखिए बेटा तो कितना हो रहा है? 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। ऐसे अमोनिया के बिटवीन कितना आ रहा है? 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस, है ना। दूसरा क्या होगा? अब देखिए
यही क्लोरीन जो एक दूसरे के साइड में थे वो क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट चले गए। देखिए क्लोरीन यहाँ, यहाँ क्लोरीन, अमोनिया यहाँ पर है, अमोनिया यहाँ पर आ गया। तो इनके बिटवीन कितना एंगल हो गया बेटा, क्लोरीन के बिटवीन 180 डिग्री, अमोनिया के बिटवीन देखिए एक अमोनिया यहाँ से यहाँ 180 डिग्री। तो बेटा इस तरह की कंडीशन अगर आएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी एक 90 डिग्री पर होगा, दूसरा क्या होगा 180 डिग्री पर होगा। ठीक है ना। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम ऑप्टिकल को भी देखते हैं। तो आप बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, बट उनके स्पेशियल अरेंजमेंट में थोड़ी सी वेरिएशन आती है। कैसे, लेफ्ट एंड राइट हैंड, जैसे मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारा दाहिना हाथ कैसा दिखेगा, बाएं हाथ की तरह, बायां दाहिने की तरफ दिखता है, उल्टा दिखता है ना। वैसे ही देखिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं, COEN का होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। EN मतलब ये होता है एथेन 1,2 डाई एमाइन, इसको बोलते हैं EN। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, इसका फार्मूला अगर जानना चाहेंगे तो NH2 एथेन 1,2 डाई एमाइन फार्मूला होता है EN का। ठीक है ना, EN की जगह पर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं EN क्या होता है, ये बाइडेंटेट है, क्योंकि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी डोनेट कर सकता है। बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ कोबाल्ट अगर देखा जाए तो कोबाल्ट के इस साइड 2 EN है, इधर क्या है सिंगल EN है। अब जब मिरर इमेज की तरह क्या करता है, अपने ओरिएंटेशन को चेंज कर देगा, यानी ये जो 2 वाले हैं इस साइड आ जाए और ये वाला क्या करेगा उस साइड चला जाए। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रांस, सॉरी अपोजिट हो गया। तो देखिए इनके लिए क्या यूज करते हैं, D एंड L। D बोले तो डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन, एक क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। दूसरा क्या होगा, L फॉर लीवो, लीवो मतलब क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में वही लेफ्ट एंड राइट हैंड की तरफ वेरिएशन आ जाता है। ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 का जो R वाला है ऑप्शन में जो दिया है उसको देखते हैं। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल ईच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रॉन, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा गया है, देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखे हैं ये पूरी कंडीशन क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, सत्ता, उप संयोजन सत्ता कहलाती है। ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट जो होता है। ठीक है। दूसरा पूछ रहा है कि लिगेंड्स, लिगेंड्स क्या होता है बेटा, सेंट्रल एटम से, सेंट्रल एटम से जो डायरेक्टली अटैच होते हैं, एटम और ग्रुप ऑफ एटम और आयंस, उसी को बोलते हैं लिगेंड्स। जैसे यहाँ पर लिगेंड्स कौन है, साइनाइड है। यहाँ पर देखा जाए तो क्लोरीन और अमोनिया क्या है, डायरेक्ट कोबाल्ट से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा लिगेंड्स, यानी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस which are directly attached with the central metal, that is called ligands. Okay? अच्छा लिगेंड्स के लिए ध्यान देना, लिगेंड्स जो होते हैं ये बेटा लेविस बेस होते हैं। क्या होते हैं, लेविस बेस। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। तो चलिए पहले में हम कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो किसी भी एलिमेंट से जितने लिगेंड्स अटैच होते हैं उनकी आइडेंटिसिटी जो उसकी होती है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कोबाल्ट से अगर देखा जाए तो क्लोरीन, एक क्लोरीन है और 5 अमोनिया है, और दोनों क्या है, डेंसिटी उनकी 1 ही है। तो कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, 1 into 1, 1 into 1 और 5 into 1, क्योंकि डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो 5 1 6 को, तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी। ठीक है ना, पहले वाले की। यहां पर भी अगर देखेंगे तो 6 सही है, 6 है। देखिए हल्का हल्का हिंट कर दे रहा हूं, पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन क्या बताता है बेटा, जो सेंट्रल मेटल है उनसे अगर देखा जाए तो
एक स्पेशल अरेंजमेंट लिगेंड्स शो करते हैं, यानी एक स्पेशल पॉइंट पर जाकर के अटैच होते हैं। बेटा यही जो होता है उनका क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन बोले तो उनके एक तरीके से ज्योमेट्री को शो करता है, शेप बताता है कि कैसा शेप है। जैसे इसकी हम बात करें तो ऑक्टाहेड्रल हो गया। इसी तरीके से सेंट्रोमेटल टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से लिगेंड्स अटैच हो जाए तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ये उसकी जो ज्योमेट्री होती है दैट इज कॉल्ड स्पेशियल अरेंजमेंट। बात समझ में आ रही है। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। लेप्टिक मतलब होता है बेटा जुड़ना, होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब क्या होता है डिफरेंट। जब किसी सेंट्रल मेटल से सेम टाइप के लिगेंड्स अटैच हों तो उसको कहेंगे होमोलेप्टिक, और जब डिफरेंट टाइप के अगर होंगे तो उसको क्या कहते हैं हेट्रोलेप्टिक। जैसे कोबाल्ट देखिए यहाँ क्लोरीन और अमोनिया दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आ जा रहे हैं, इसको कहते हैं हेट्रोलेप्टिक। क्या कहेंगे हेट्रोलेप्टिक। और यहाँ पे क्या होगा सेम टाइप के हैं इसलिए इसको कहते हैं होमोलेप्टिक। तो होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन नंबर। चलिए 33 क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H7NO रिएक्ट विथ ब्रोमीन एंड KOH, ठीक है ना। C7H7 है तो आप सोचिए क्या हो सकता है, CONH2 जोड़ लीजिए, ठीक है ना। ये आपका कंपाउंड ए हो जाएगा बेंजीनामाइड, ठीक है ना। अब इसमें क्या करा रिएक्ट विथ ब्रोमीन एंड KOH से रिएक्ट करेगा, और जब KOH से रिएक्ट करेगा एक्वस तो कह रहा है टू गिव कंपाउंड्स बी। ध्यान देना बेटा ये कौन सा रिएक्शन है, हाफ मान ब्रोमीमाइड रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा हाफ मान कैंची सीजर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। यहां से क्या होता है हाफ मान ब्रोमीमाइड रिएक्शन में CO अलग हो जाएगा, बंद किया जाएगा बेटा एनिलीन। इस रिएक्शन का क्या नेम है हाफ मान ब्रोमीमाइड रिएक्शन, ठीक है ना। तो एक कंपाउंड्स बी हो गया एनिलीन। फिर कह रहा है कि विच अपॉन रिएक्शन विथ सोडियम नाइट्राइट एंड HCl, सोडियम नाइट्राइट और प्लस HCl कितने डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर। बेटा सैंड मेयर रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देगा। तो क्या करता है रिएक्शन करके आपको पता होगा BDC का फॉर्मेशन करता है, N2Cl BDC यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये C कंपाउंड्स बनाता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजेंट्स होता है। और C ऑन हीटिंग विथ CH3CH2OH। अब इसको फिर से कह रहा है कि CH3CH2OH से के प्रेजेंस में जब हीट किया गया तो ये कंपाउंड्स देता है D। क्या देता है D कंपाउंड्स दिया। तो बताइए D कंपाउंड्स क्या हो सकता है। BDC को जब बेटा मिथाइल या इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वह एल्डिहाइड बाई प्रोडक्ट देता है, और बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। तो ये D कंपाउंड हो जाएगा। फिर आगे क्या कर रहा है बी ऑन फर्दर रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर टू गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड C। अब बी से डायरेक्ट देखिए यहां से कह रहा है कि जब ये रिएक्शन करता है किससे ब्रोमीन से रिएक्शन करता है, प्लस ब्रोमीन से रिएक्शन करता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। तो याद करिए NH2 ब्रोमीन यहां अटैच हो जाएगा आर्थो पैरा एंड आर्थो पर, और इस तरीके से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन करता है जिसका व्हाइट PPT बनता है, व्हाइट PPT। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहां पर ए क्या हो जाएगा बेंजेनामाइट, एनिलीन बी हो जाएगा, सी क्या होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट का फॉर्मेशन करता है, डी क्या होगा बेंजीन, और कंपाउंड्स ई जो होगा इट इज कॉल्ड ई दैट इज
2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक है ना, करेगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लें। फिर हम आगे बढ़ते हैं 33 का आर वाला पार्ट समझ लेते हैं, ठीक है ना, लास्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। देखिए आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बिल एमाइन रिएक्शन इसको बोलते बेटा। यहाँ पर क्या होता है, एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों शो करते हैं। उनके जो एमाइन होते हैं जब उनका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और किसी बेस एल्कली सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वह आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है। देखिए साइनाइड CN होता है, जबकि आइसोसाइनाइड में क्या होगा, NCN, यहाँ नाइट्रोजन जुड़ता है और यहाँ पर कार्बन जुड़ता है, ठीक है ना। इसमें से फाउल स्मेल आती है, फाउल स्मेल बहुत ही दुर्गंध उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो इनसे हम क्या करते हैं, इनसे एमाइन की टेस्टिंग, एमाइन ग्रुप की टेस्टिंग करते हैं या क्लोरोफॉर्म ग्रुप की टेस्टिंग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है किससे किसकी टेस्टिंग करते हैं, तो एमाइन और क्लोरोफॉर्म ग्रुप की टेस्टिंग करते हैं बेटा, ठीक है। ये क्लोरोफॉर्म होता है, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। यहाँ एरोमेटिक और एलिफेटिक कोई भी एमाइन लिया जा सकता है। दूसरा में कह रहा है, दूसरा जो सेकेंड रिएक्शन दिया है दैट इज कह रहा है कि एसिटाइलेशन रिएक्शन। एसिटाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिटिल ग्रुप जो होता है, जैसे इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड, है ना। तो एसाइल ग्रुप जो होता है वह एनिलीन से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो एसिटाइमाइड का फॉर्मेशन करेगा। इसी कहते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, एसाइल ग्रुप के बेस पर इसका नाम पड़ा है एसिटाइलेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तीसरा बेटा सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि एन मिथाइल एथेनामाइड का स्ट्रक्चर। तो एथेनामाइड बोले तो 2 कार्बन CONH2 होता है, तो एथेनामाइड का क्या होगा, CH3CONH2, एथेनामाइड है, ठीक है ना। जब यहाँ 2 ठो N से में इथाइल मिथाइल जोड़ना है तो हम हाइड्रोजन हटा देंगे बेटा, और एक जगह इथाइल जोड़ दिया और एक जगह मिथाइल जोड़ दिया, ठीक है ना। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन मिथाइल एन इथाइल एथेनामाइड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रयास किया कि आपका जो फर्स्ट सैंपल पेपर है वो कंप्लीटली सॉल्व किया गया, एक एक पॉइंट को लेकर के हमने चला। अब हमें लोग यहीं पर विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।